नमस्कार दोस्तों, मिश्रा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का स्वरूप। भारतीय संविधान किसी राज्य की मशीनरी को चलाने वाले कानून के नियमों का एक समुच्चय होता है। दोस्तों, जैसे सरकार के विभिन्न संस्थाओं, क्षेत्रों, कार्यपालिका और विधायी न्यायपालिका एवं केंद्रीय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय सरकार के बीच जो संबंध की परिभाषा निर्धारित की जाती है, वह प्रत्येक संविधान का कुछ लक्ष्य, आधारभूत एवं सुव्यवस्थित सिद्धांतों के आधार पर सरकारी ढांचा निर्मित करती है। जैसा कि सिद्धांतों में कुछ अधिकांश संविधान कुछ पाए जाते हैं, परंतु ऐसे सिद्धांत जो प्रत्येक संविधान को अलग अलग होते हैं। जैसे भारत का संविधान है, में कोई अपवाद नहीं है और इसके कुछ अलग अलग मूल सिद्धांत भी हैं। चलिए हम आपको दिखाते हैं इसमें। दोस्तों, भारत का संविधान सर्वोच्च कानून है। इस मूल राजनीतिक सिद्धांत को परिभाषित करते हुए इसके ढांचे, विधिक शक्तियों, सरकार कर्तव्यों को निश्चित करता है तथा मूल कर्तव्यों, नीति निर्देशक तत्व, नागरिक कर्तव्यों को स्पष्ट करता है। दोस्तों, 26 जनवरी 1949 को संविधान सभा द्वारा इसको अपनाया गया था। संविधान दुनिया के किसी भी संप्रभु देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दोस्तों, संविधान जिसमें 395 अनुच्छेद और 24 भागों को में विभाजित किया गया था। इसमें 12 अनुसूचियाँ हैं। यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। हाँ दोस्तों, 26 जनवरी की तिथि विशेष रूप से 1930 में की गई पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की स्मृति बनाए रखने के लिए चुनी गई थी। हमारा संविधान भारतीय संघ के एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य को घोषित करता है, जो अपने सभी नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता के प्रति आश्वस्त करता है तथा उन सबके बीच भ्रातृत्व की भावना को बढ़ावा देकर। दोस्तों, भारतीय संविधान का स्वरूप हमारा ऐसा है, आप देख सकते हैं। ये हमारा भारतीय संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसको प्रमुख लक्षण निम्नलिखित हैं, जो हम आपको आगे दिखाएंगे। दोस्तों, नंबर 1 इसमें उदारवादी लोकतांत्रिक राज्य। उदारवादी लोकतांत्रिक राज्य का एक मॉडल ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की ओर इंगित करता है जिसमें लोकतंत्र अथवा लोगों का शासन अपने वास्तविक अर्थ में शासन को वैध बनाने हेतु कार्य करता है। सरकारी रूपी मशीनरी लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि को चलाते हैं तथा अपनी नीति कार्यों पर आधारित हैं। सरकार अपने आप में कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है, अपितु यह अधिकाधिक लोगों के अधिकाधिक लाभ को अनुभूत करने का एक माध्यम है। इसके अतिरिक्त सरकार के प्राधिकार निरपेक्ष नहीं है, अपितु कानूनों द्वारा सीमित कर दिए गए हैं। दोस्तों, इन सब बातों से हमें पता लगता है कि हमारा जो संविधान है एक उदारवादी लोकतांत्रिक राज्य की सभी शर्तों को पूरा करने के लिए प्रसिद्ध है। यह ठीक कहा गया है कि भारतीय संविधान सार्वभौमिक तथा मताधिकार, प्रतिनिधात्मक तथा एवं उत्तरदायी सरकार। दूसरा आता है हमारा इसमें संघीय राज्य। महात्मा गांधी ने भारतीय संदर्भ में शक्तियों को विकेंद्रीकरण की चर्चा की थी। आर्थिक विकास और सामाजिक विकास परिवर्तन की सभी शक्तियाँ राज्य में निहित हैं। राज्य को कृषि, औद्योगिक क्षेत्र विकास के बहुत शक्तियाँ प्राप्त हैं। रजनी कोठारी के शब्दों में हम जानते हैं, शक्तिशाली और एकात्मक राज्य की विचारधारा और व्यक्ति पूजा ने देश को केंद्रीकृत बना दिया है। नेक्स्ट तीसरा देखते हैं दोस्तों, इसमें कल्याणकारी राज्य। भारतीय संविधान ने निर्माताओं ने भारत को कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए अनेक प्रावधान किए हैं। एक कल्याणकारी राज्य के मूल उद्देश्यों की स्पष्टता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया है। वस्तुतः संविधान के भाग 4 के सभी प्रावधानों, जिनमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को सम्मिलित किया गया है, अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य लोगों के कल्याण के लिए एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था को रक्षित एवं संरक्षित करेगा जिसमें राष्ट्रीय जीवन की सभी सामाजिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करेंगी। चौथा आता है हमारा इसमें जाति आधारित समाज। प्राचीन सभ्यता के प्रारंभ से ही हमारे पूर्वज वंशानुगत सामाजिक संगठन की व्यवस्था को विकसित करके व्यवहार में लाते हैं रहे हैं, जो भारतीय सामाजिक
संरचना का मूल आधार है। जाति की व्यवस्था जन्म के साथ ही किसी व्यक्ति स्थान पर निर्धारित कर देती है। वह जो अपने पिता के व्यवसाय को विरासत में प्राप्त करता है और आगे अपने बच्चों को सौंप देता है। जाति व्यवस्था के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल हिंदुओं में ही जाति पर बल दिया जाता है, नहीं दिया जाता, अपितु भारतीय मुसलमान, ईसाई, सिख और जैनियों, यहूदियों पर भी कुछ हद तक प्रचलित है। नेक्स्ट आता था हमारा बहुधर्मी समाज। यहाँ धर्म के आधार पर समरसता की कमी है। अंग्रेजों ने भी भारतीय जनसंख्या में हिंदुओं, मुसलमानों, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों में बांटा है। यह तथ्य ऐसा है कि एक समुदाय भी नहीं है जिसमें विविधता न हो। व्यक्तिगत कानून तक भी एक जैसे नहीं हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जातीय विविधताओं के बावजूद भारत मुख्यतः एक संगठित समाज रहा है। इस देश की धर्म, भाषा और प्रथाओं को विस्मयकारी विविधता के नीचे छिपी एक उल्लेखनीय अचरज की बात है। भारत एक राजनीतिक इकाई है जिसका प्रत्येक भाग एक ही संविधान से शासित होता है। संविधान सभा एक नए संविधान को अपनाने अथवा बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा की अवधारणा का अर्थ था कि लोगों को अपना भविष्य जिन नीतियों के अंतर्गत वह रहना चाहें उन्हें निर्धारित करने का अधिकार। भारत के संविधान को तैयार करने में व्यापक काम को भारतीय लोगों की इच्छा से स्वीकार किया गया। संविधान को दिसंबर 1946 में नवंबर 1949 के बीच तैयार किया गया। इस दौरान इस सभा में 11 अधिवेशन हुए। वास्तविक कार्य 165 दिन हुआ। ऐतिहासिक दस्तावेज स्वतंत्र भारत संविधान द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया एवं स्वीकार किया गया और इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संविधान सभा को कुल 389 सदस्य लेने थे, जिसमें से 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से निर्वाचित किए जाने थे तथा शेष 93 देशी रियासत के प्रतिनिधि होने थे। संविधान सभा ने सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से उस समय प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य द्वारा निर्वाचित किया गया था। इसके साथ ही रजवाड़ों के सदस्य मनोनीत किए गए। निर्वाचित सदस्यों के लिए सांप्रदायिक आधार पर स्थान आरक्षित किए गए। संविधान सभा गठित की गई। तब भारत एक अविभाजित था। स्वतंत्रता के समय मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया। परिणाम स्वरूप पाकिस्तान में शामिल किए गए क्षेत्रों के प्रतिनिधि भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। इसलिए निर्वाचित 296 सदस्यों में से 31 दिसंबर 1947 को केवल 229 सदस्य रह गए। संविधान सभा में कांग्रेस के संबंध सदस्यों को संख्या अधिक थी। कांग्रेस के भीतर भी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े कई नेता संविधान सभा के सदस्य थे। सभा में 29 मुस्लिम लीग, 1 अकाली तथा अन्य 7 निर्दलीय थे। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा ने की। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों को विशुद्ध रूप पार्टी के आधार पर नहीं चुना गया, अपितु उन्हें जीवन के सभी पहलुओं से लिया गया है जो भारतीय जनसंख्या के प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के प्रेरक शक्ति थे। सुभाष कश्यप के विचारानुसार नेहरू ने इसके ढांचे और आकार को तैयार किया, परंतु सबसे महत्वपूर्ण यह है कि नेहरू जी ने भारत के संविधान को दर्शन और दृष्टि दी तथा प्रेरक शक्ति और आत्मन प्रदान किया। दोस्तों, हम बात करते हैं संविधान सभा की समिति। संविधान सभा की कुल समितियां मिलाकर 15 से अधिक समितियां थीं, जिसमें से प्रमुख थी प्रारूप समिति, संघीय शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, अल्पसंख्यक और मौलिक समिति, चीफ कमिश्नर प्रांतों की समिति, संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों की समिति। इन समितियों ने अप्रैल में अगस्त 1948 के बीच जनजातीय क्षेत्र पर परामर्श समिति
अपनी रिपोर्ट संविधान का विचार विमर्श सौंपी थी, जिन पर संविधान सभा के विचार किया गया। इन निर्णयों के आधार पर प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने और उसके साथियों के प्रारूप को अंतिम रूप और आकार दिया। संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को संविधान के प्रारूप पर विचार करने के लिए एक प्रारूप समिति नियुक्त की गई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसमें कुछ अन्य सहायक सदस्य भी थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति ने संविधान सभा के निर्णयों को वैकल्पिक एवं अतिरिक्त प्रस्तावों के साथ भारत के संविधान का प्रारूप के रूप में तैयार किया, जिसको फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया। प्रारूप समिति ने प्रारूप तैयार किया करने में 6 माह से कम का समय लिया। दोस्तों, आगे आता है हमारा इसमें संविधान सभा के उद्देश्य। अनेक राजनीतिक विचारकों का मत है कि स्वतंत्र भारत के संविधान सभा को लगभग 2000 वर्षों के औपनिवेशिक शासन, जन आधारित स्वतंत्रता संघर्ष, राष्ट्रीय आंदोलन, देश का विभाजन और सांप्रदायिक हिंसा की पृष्ठभूमि में तैयार किया गया है। संविधान सभा के निर्माता लोगों की आकांक्षाओं, देश के एकता और अखंडता तथा लोकतांत्रिक समाज की स्थापना के प्रति चिंतित थे। संविधान सभा के अलग अलग सदस्यों को अलग अलग विचारधारा की, उसमें से कुछ समाजवादी सिद्धांतों के प्रति झुकाव था और कुछ अन्य गांधीवादी विचारकों पर जोर देते थे। उनमें से प्रत्येक अधिकांश सदस्य लोगों को उनके प्रिय आदर्श को पूरा करने वाला संविधान देने पर सहमत थे। परिणाम स्वरूप विवादों और असहमति को टालने के लिए विभिन्न मुद्दों को सिद्धांतों पर सहमति बनाने में सघन प्रयास किए गए। यह सहमति 17 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में प्रकट हुई, जिसे लगभग सर्वसम्मति ने 22 जनवरी 1949 को स्वीकार किया। इन उद्देश्य लक्ष्यों के प्रकाश से समिति ने अपना कार्य 26 नवंबर 1949 को पूरा किया। संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इस शुभ दिन में भारत एक गणतंत्र राज्य बन गया। ठीक 20 वर्ष पूर्व 26 जनवरी 1930 को लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के निर्णय अनुसार पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसलिए इसे भारत के संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन चुना गया। पहले दिए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर बोलते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, उद्देश्य प्रस्ताव एक प्रस्ताव से कुछ अधिक है। यह हम सबके लिए निष्ठा और समर्पण की एक घोषणा है, दृढ़ निश्चय, एक शपथ और प्रतिज्ञा है। दोस्तों, आगे आती है हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना और इसके कुछ महत्व। किसी भी संविधान की प्रस्तावना में ऐसे मौलिक मूल्य और दर्शन समाहित करने की अपेक्षा की जाती है कि जिस संविधान में आधारित होता है तथा वे उद्देश्यों के लक्ष्य सम्मिलित होते हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया। दूसरे शब्दों में प्रस्तावना एक लिखित अथवा मौखिक, प्राथमिक अथवा परिचयात्मक कथन होता है। ठीक ही कहा गया है कि प्रस्तावना किसी पुस्तक की अमुक की भांति होती है तथा दस्तावेज जो कि प्रारंभिक और अंतिम शब्द हैं। हम भारत के लोग हैं, इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसम्मिलित करते हैं। इससे यह संदेश मिलता है कि संविधान स्वयं लोगों द्वारा लागू किया गया है और संविधान में दर्ज किए संप्रभुता लोगों में ही निहित हैं। संविधान द्वारा प्रस्तावना भारत के लोगों के लिए निश्चित की गई सरकार संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य थी। दोस्तों, संप्रभुता की बात करें तो संप्रभुता किसी स्वतंत्र राज्य का सबसे पहला तत्व है। इसका अर्थ है निरपेक्ष स्वतंत्र, अर्थात ऐसी सरकार जिस पर किसी बाह्य अथवा आंतरिक शक्ति का नियंत्रण नहीं होता। कोई भी देश संप्रभु हुए बिना अपना संविधान नहीं रख सकता। इसलिए भारत एक संप्रभु देश है। यह बाह्य नियंत्रण से मुक्त है। यह एक नीति शक्तियाँ स्वयं बना सकता है और अपनी विदेशी नीतियों को बनाने में स्वतंत्र है। अगला आता हमारा समाजवादी। समाजवादी शब्द मूल शब्द से संविधान में नहीं था। इस शब्द को 1976 में 42वें संविधान में जोड़ा गया था। समाजवादी शब्द का अर्थ विवादित है कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अर्थ रखता है।
हमारे संविधान में इसका प्रयोग आर्थिक नियोजन के संदर्भ में किया गया। समाजवाद शब्द का प्रयोग अर्थव्यवस्था और राज्य की मुख्य भूमिका को स्वीकृत प्रदान करता है। इसका अर्थ असमानताओं को दूर करने, सबकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना, समान कार्य के लिए समान वेतन, पैसों तथा उत्पादन के साधन को कुछ हाथों में संकेंद्रित होने से रोकना जैसे आदर्शों को प्राप्त करना भी। राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के आदर्शों को समानता और भाईचारे के लिए साथ मिलाकर प्रस्तावना महात्मा गांधी की द्वारा वर्णित मेरे सपनों का भारत स्थापित करने का उद्देश्य रखती है। इसमें सबसे गरीब आदमी यह अनुभव कर सकें कि उनका अपना देश है जहां उसकी प्रभावशाली आवाज़ होगी। एक ऐसा भारत जहां सभी समुदाय पूर्ण समरसता के साथ आपस में मिलकर रहते हैं, जहां महिलाओं को भी पुरुष के समान अधिकार प्राप्त होता है। दोस्तों नेक्स्ट आता है हमारा इसमें पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष भारत में अलग अलग धर्म और आस्था रखने वाले लोगों के बीच एक एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ाने के लिए है। पंथ निरपेक्ष आदर्श पर प्रकाश डाला गया है, जिसका अर्थ है कि राज्य के सभी धर्मों की समान रूप से रक्षा करता है और किसी भी धर्म के राज्य का धर्म नहीं मानता। दूसरे शब्दों में, भारत न तो धार्मिक देश है और न ही अधार्मिक और न ही धर्म विरोधी। इसका अर्थ स्पष्ट है कि देश का अपना कोई धर्म नहीं है और राज्य किसी विशेष धर्म के सरकारी कोष से सहायता नहीं करेगा। इससे स्पष्ट होता है कि भारत का कोई अपना धर्म नहीं होगा। सभी व्यक्तियों को विवेक की स्वतंत्रता, अपनी पसंद के किसी भी धर्म को अपनाने का प्रचार करने का समान अधिकार होगा। इसके दो अभिप्राय हैं। एक है प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म में विश्वास करने तथा पूजा पद्धति अपनाने की स्वतंत्रता होगी। दूसरा है राज्य के किसी भी व्यक्ति अथवा समूह के साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। दोस्तों अगला आता है हमारा लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक शब्द बड़ा व्यापक अर्थ रखता है। संकुचित राजनीतिक दृष्टि से तो यह केवल एक सरकार के रूप में संबंधित है जो प्रतिनिधित्वात्मक और जिम्मेदार व्यवस्था होती है, जिसके अंतर्गत राज्य के मामलों प्रशासन संभालने वालों को मतदाता चुनते हैं और वे मतदाताओं के प्रति जवाबदेह होते हैं। लेकिन व्यापक अर्थ में यह राजनीतिक लोकतांत्रिक के अतिरिक्त सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को भी साथ लेकर चलता है। प्रस्तावना की अंतिम पंक्ति कहती है कि संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मनिर्भर करते हैं। वास्तव में यह देश के राजनीतिक सिद्धांत प्रस्तावना की अंतिम पंक्ति में से फूटते हैं। लोकतंत्र को आमतौर पर लोगों का शासन, लोगों के द्वारा लोगों के लिए जाना जाता है। दोस्तों नेक्स्ट इसमें आता है हमारा गणराज्य। गणराज्य का अभिप्राय राज्य का निर्वाचित मुखिया होता है। एक लोकतांत्रिक देश में निर्वाचित अथवा वंशानुगत मुखिया हो सकता है। वंशानुगत ब्रिटिश राजा या रानी लोकतंत्र में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं है। वहाँ वंशानुगत राजा लोकतांत्रिक शासन में बाधक नहीं है, क्योंकि राज्य का वास्तविक शासन मतदाताओं के प्रतिनिधियों के हाथ में ही है। परंतु गणतंत्रात्मक राज्य में एक राज्य का मुखिया किसी एक को या समूह को सदैव एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका के राज्याध्यक्ष और कार्यपालिका के मुखिया को 4 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। इसी प्रकार स्विट्जरलैंड के 7 सदस्यों को कॉलेजियम के कार्यपालिका का गठन करने के लिए 4 वर्षों के लिए चुना जाता है। आगे चलकर प्रस्तावना भारतीय राजनीति व्यवस्था के उद्देश्यों को परिभाषित करती है। ये 4 उद्देश्य हैं: न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृभाव। यह ठीक कहा गया है कि स्वतंत्रता आंदोलन के ब्रिटिश शासन के विरुद्ध नहीं था, अपितु यह तो पुरुष और महिलाओं की गरिमा को पुनर्स्थापित करने, गरीबी हटाने और सब प्रकार से शोषण को समाप्त करने की शुरुआत थी। ऐसी दृढ़ प्रेरणा और आदर्श से संविधान निर्माताओं को पहले ही लिखित 4 उद्देश्यों के प्रावधानों पर बल देने के लिए प्रोत्साहित किया गया। नेक्स्ट आता है हमारा न्याय।
न्याय का अभिप्राय है व्यक्ति के व्यक्तिगत आचरण का सामान्य कल्याण के लिए समरस सहमति। न्याय का सार है सबकी भलाई को प्राप्त करना। प्रस्तावना में गतिविधि के समस्त सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में सम्मिलित। दूसरे शब्दों में, न्याय लोगों के आधारभूत आवश्यकताओं को प्रदान करने, भोजन, कपड़े और आवास का अधिकार, निर्णय करने में भागीदारी तथा मानव रूप में गरिमा के साथ रहने का अधिकार प्रदान करने का वादा करती है। प्रस्तावना केवल न्याय के विभिन्न आयामों तक ही नहीं पहुंचती, अपितु सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार के रूप में राजनीतिक न्याय भी प्रदान करती है अथवा प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र प्रदान करती है। दोस्तों, नेक्स्ट आता है हमारा स्वतंत्रता। स्वतंत्रता में इस शब्द का प्रयोग नकारात्मक भाव से नहीं है, अपितु सकारात्मक भाव से किया गया है। यह केवल व्यक्ति की स्वतंत्रता गतिविधियों पर किसी प्रकार से मनचाहे प्रतिरोध को अनुपस्थिति कोई नहीं दर्शाती, अपितु व्यक्ति के व्यक्तित्व में संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक अनिवार्य परिस्थिति निर्मित करती है। प्रस्तावना विचार और व्यक्ति स्वतंत्रता पर बल देती है, जिसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों के अंतर्गत प्रदान किया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा समानता। समानता के बिना स्वतंत्रता मिथ्या है। वास्तव में स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक होते हैं। समानता का यह अर्थ नहीं है कि सभी लोग मानसिक और शारीरिक रूप से एक समान हैं। दूसरी ओर सामाजिक स्तर और अवसरों की समानता को दर्शाती है। स्थिति की समानता धर्म, जाति, वंश, रंग और निवास स्थान पर आधार किसी प्रकार के भेदभाव पर अंकुश लाकर प्रदान की जाती है। छुआछूत पर प्रतिबंध लगाकर तथा सभी उपाधियों का उन्मूलन करके इस पर अतिरिक्त बल दिया गया है। इसके साथ ही कानून का शासन सुनिश्चित करके सरकारी नौकरियों के मामलों में भेदभाव रोककर कानून को सबके बराबरी देकर अवसरों की समानता सुनिश्चित की गई है। प्रस्तावना भाव के उद्देश्य पर बल देती है ताकि व्यक्ति की गरिमा और संदर्भ में के मुंशी कहते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने का एक साधन ही नहीं है, अपितु प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व को गरिमा में मानता है। इस प्रकार एक और अखंडता जैसे क्षेत्रवाद, प्रांतवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद, अलगाववाद और अलग होने की गतिविधियों को प्रवृत्ति पर रोक लगाने के संदर्भ में प्रयुक्त किया गया है ताकि पंथ निरपेक्षता के आधार पर राष्ट्रीय एकता के सपने को साकार किया जा सके। दोस्तों, आगे चलते हैं, हम देखते हैं इसमें सरल शब्दों में किसी देश का संविधान देश का शासन चलाने के नियमों का संग्रह होता है। यह प्रमुख विश्वासों और हितों अथवा रावणपूर्ण विश्वासों और हितों के बीच कुछ समझौतों को दर्शाता है जो संविधान बनाने और अपनाने के समय समाज की विशेषताएँ हैं। दोस्तों, सत्य है कि कोई संविधान त्रुटि रहित नहीं है और भारतीय संविधान में भी इस सामान्य सत्य का अपवाद नहीं है। यह भारत के लिए सम्मान की बात है कि एक संवैधानिक सरकार के लिए संघर्ष इतना गहरा था कि इसने अपने राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए 3 वर्ष के भीतर ही एक संविधान का निर्माण कर लिया। स्वीकार किए गए संविधान का लक्ष्य न केवल सरकारी मशीनरी अपितु करने का माध्यम बनना था, अपितु इसको सामाजिक व्यवस्था के क्रमबद्ध परिवर्तन और प्रभावशाली औजार भी एक बनाना था। किसी संविधान की ताकत और स्थायित्व अधिकांश एक स्वस्थ और शांतिपूर्ण सामाजिक व्यवस्थित को बनाए रखने के लिए योग्यता का अवसर के अनुसार उसे आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण परिवर्तन को लाने में सहायक होने के लिए निर्भर करता है। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत संविधान के एक भी ऐसा आदर्श नहीं है जिसको इसके सबसे बड़े आलोचक
की प्रक्रियावादी कह सकें। इसका आधारभूत उद्देश्य अपने सभी नागरिकों के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा प्राप्त करने के लिए एक लोकतांत्रिक, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष गणतंत्र स्थापित करना है। संविधान की प्रमुख विशेषताएं। यदि हम विश्व के विभिन्न संविधान पर नजर डालें तो हम इन संविधान की अलग अलग विशेषताएं देखने को मिलती हैं। व्यापक रूप से हम इन संविधान को उस देश द्वारा अपनाई गई राजनीतिक व्यवस्थाओं के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। निम्न 4 आधार पर आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था को वर्गीकृत किया जाता है। पहले तो लोकतांत्रिक और तानाशाही सरकारें, जिसका वर्गीकरण लोगों की सहभागिता और व्यवस्था को प्रदान की गई स्वायत्तता के आधार पर किया जाता है। दूसरा, विधायिका और कार्यपालिका के लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपस में संबंधों पर आधारित है। दूसरा, विधायिका और कार्यपालिका के लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपसी संबंधों पर आधारित है। इस आधार पर हम उनका संसदीय और अध्यक्षतात्मक राजनीतिक व्यवस्था के रूप में निरंतर में अंतर करते हैं। तीसरी, राजनीतिक व्यवस्था को शक्तियों के भौगोलिक विवरण के आधार पर संघात्मक और एकात्मक के रूप में वर्गीकृत करते हैं। अंत में हम कह सकते हैं कि राजनीतिक व्यवस्थाओं को आर्थिक ढांचे के आधार पर पूंजीवादी और समाजवादी व्यवस्था के रूप में वर्गीकृत करते हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त एक अन्य प्रकार का वर्गीकरण लिखित एवं अलिखित संविधान के अधिकांश राजनीतिक व्यवस्थाओं में संविधान के लिखित रूप में है। केवल ब्रिटेन के संविधान में अलिखित है। इंग्लैंड के संविधान के बारे में एक विवाद रहा है, जो विचारकों का विचारक है। वास्तव में इंग्लैंड में संविधान नहीं है, जबकि कुछ अन्य कहते हैं कि यह विश्व का सबसे पुराना संविधान है। दोस्तों, यह पर्यावरण एक ही दस्तावेज के अलग अलग व्याख्या का परिणाम है, जिसको एक विषय में एक समय पर लिखा गया और लागू किया गया है, जिसमें मौलिक पावनता निहित है। ऐसा संविधान की परंपरा अथवा उद्देश्य में बनाई गई सभा अथवा किसी सम्राट द्वारा किसी तानाशाह द्वारा जारी किया गया हो सकता है। बुश और पेन ताइक्यूविलेन के निगाहें इसकी विषय वस्तु के बजाय इसके रूप में टिकी थी। प्रोफेसर डायसी एक उलझन को हल करने का प्रयास करता है और संविधान को उस तरह से परिभाषित करता है जैसा ब्रिटिश लोग समझते हैं, अर्थात राज्य की संप्रभु शक्ति को विभाजित करने अथवा लागू करने वाले कानूनों का कुल योग, जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से शक्ति विभाजन को प्रभावित करते हैं। सारांश में हम कह सकते हैं, इंग्लैंड में ऐसा संविधान है जिसे कभी भी लागू नहीं किया जा सकता, कभी भी लागू नहीं किया गया है और नहीं लिखा गया है। यह सैकड़ों वर्षों से राजनीतिक संस्थाओं के क्रमिक विकास का परिणाम है और परंपराओं विकास पर आधारित है, जिसको या तो नई परंपराओं अथवा नई संप्रभु संसद के कानूनों द्वारा सुधारा जा सकता है। यह बुद्धिमत्ता और अवसर की संतान है, जिसकी शक्तियाँ कभी कभी अचानक घटना और कभी कभी सुविचारित सोच को प्रेरित करती हैं। दोस्तों, आगे आता हमारा लिखित संविधान। इंग्लैंड के संविधान से विपरीत संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और भारत के संविधान लिखित हैं, यद्यपि एक दूसरे के किसी न किसी आधार पर अलग हैं। दोस्तों, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित और विस्तृत संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ हैं। संविधान निर्माताओं का प्रशासन और सरकार की सभी समस्याओं का समाधान प्रदान करने का प्रयास रहा है। इसमें अन्य देशों की बात करें तो अन्य देशों की परंपरा का विशेष रहा है। सभी बातों तक को भारत के संविधान में लेखनीबद्ध किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में केवल 7 अनुच्छेद हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद हैं। कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद हैं। ऐसे विस्तृत दस्तावेज जो तैयार करने में भारतीय संविधान के संस्थापक ने 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लिया। हमारा भारत का संविधान है। कभी यह पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने इसकी विस्तृत संवैधानिक दस्तावेज बनाना क्यों आवश्यक समझा, और आइवर के गोल्डन रूल की अवहेलना में कि जिसमें कहा गया कि ऐसी कोई चीज़ शामिल न की जाए जिसको सुरक्षित ढंग से छोड़ा जा सके।
सर आइवर जैनिंग का उत्तर अपने आप इस पर संकेत करता है कि भारतीय संविधान का इतना बड़ा आकार और अतीत की विरासत है। किसी संघ के लिए अनिवार्य है कि इसका संविधान लिखित होना चाहिए ताकि जब जरूरत हो तब केंद्र सरकार राज्य सरकार इसका प्रयोग कर सकें। इसके अनुसार संविधान सभा ने एक लिखित संविधान तैयार किया जिसमें 395 अनुच्छेद 12 अनुच्छेद शामिल हैं। अतः यह विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है जिसको पूर्ण करने में लगभग 3 वर्ष का समय लगा था। तो इसके बाद आता है हमारा कठोर और लचीला सम्मिश्रण। भारतीय संविधान की एक अन्य विशेषता जो इसको दुनिया के अन्य संविधानों से अलग करती है वह है कि इसमें कठोरता का लचीलेपन का मिश्रण है। संविधान के संशोधन करने की प्रक्रिया न तो इंग्लैंड की तरह बहुत सरल है और न ही अमेरिका की तरह बहुत कठिन। इंग्लैंड में जहाँ लिखित संविधान नहीं है वहाँ संवैधानिक कानून और असाधारण कानूनों में कोई अंतर नहीं है। संवैधानिक कानून को ठीक उसी तरह संशोधित किया जा सकता है जैसे कि साधारण कानून को पारित अथवा संशोधित किया जा सकता है। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका में संविधान संशोधन का तरीका बहुत कठोर है। यह केवल कांग्रेस के सदस्य को 2/3 बहुमत से किया जाता है जिसको बाद में कम से कम 3/4 राज्यों में स्वीकृति चाहिए। भारत का संविधान एक अच्छी और कम से कम 3/4 राज्यों की स्वीकृति चाहिए। भारत का संविधान एक अच्छी व्यवस्था को अपनाता है जिसमें ब्रिटिश संविधान का लचीलापन और अमेरिकी संविधान की कठोरता की अनदेखी की गई। यह लचीले और कठोरता का सम्मिश्रण अपनाया गया। भारत में संविधानों के कुछ प्रावधानों में संशोधन के लिए अन्य विधानसभाओं से स्वीकृति चाहिए और वह भी केवल आधे राज्यों की स्वीकृति पर्याप्त है। से संविधान को उपस्थित और मत देने वाले राज्यों को 2/3 बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, परंतु यह बहुमत सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत होना चाहिए। उपरोक्त तरीकों से अतिरिक्त संसद को संविधान के कुछ प्रावधानों को साधारण बहुमत में बदलने अथवा सुधारने की शक्ति दी गई है। जैसा कि साधारण विधेयक के मामले में साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है और संविधान में ऐसा दर्ज है कि ऐसे संशोधन अथवा परिवर्तनों को संविधान संशोधन द्वारा ही माना जाएगा। यह उल्लेखनीय है कि विगत 62 वर्षों में अनेक संशोधन या तो पारित किए गए हैं अथवा विचाराधीन हैं। यह संकेत है कि भारतीय संविधान लचीला है। हालांकि यह इसमें रखना चाहिए कि हमारे संविधान के मूल आधार ढांचे को नहीं बदला जा सकता और आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता। एकात्मक प्रवृत्ति वाला संघात्मक ढांचा। भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता इसका संघात्मक ढांचा है जिसका झुकाव एकात्मकता की ओर है। दूसरे शब्दों में साधारणतया व्यवस्था संघात्मक है परंतु संविधान संघात्मक को एकात्मकता में परिवर्तित होने की क्षमता देता है। संघवाद एक आधुनिक अवधारणा है। आधुनिक समय में इसके सिद्धांत और व्यवहारिक अमेरिका से पुरानी नहीं है जो 1787 में अस्तित्व में आया है। किसी भी संघीय ढांचे में सरकार के सुपरिभाषित शक्तियों और कार्यों वाले 2 स्तर होते हैं। ऐसी व्यवस्था में केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारें सुव्यवस्थित क्षेत्रों के कार्य करती हैं। यह एक दूसरे के तालमेल में सहयोग करती हैं। दूसरे शब्दों में संघीय राजनीतिक सामान्य राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने तथा विविधता को एकता में लाने की संवैधानिक विधि प्रदान करती हैं। भारतीय संघीय व्यवस्था में ऐसी विशेषताएं हैं जो संघीय राजनीतिक देश के लिए आवश्यक हैं। भारतीय संविधान की कुछ मुख्य संघात्मक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली है लिखित। संघात्मक विशेषताएं लिखित और कठोर संविधान। दोस्तों किसी संघात्मक संविधान की एक अनिवार्य विशेषता है कि संविधान केवल लिखित अपितु कठोर भी होना चाहिए। यह कठोरता विशेष रूप से संघ बनाने वाली इकाइयों के लिए आवश्यक है ताकि केंद्र अपनी सुविधा अनुसार या मनमाने तरीके से विषय सूची को बदल न सके। दूसरे शब्दों में इसमें आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता
केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े सभी संवैधानिक प्रावधानों को केवल राज्य विधानसभाओं और केंद्रीय संसद के संयुक्त कार्यवाही में बदला जा सकता है। ऐसे में प्रावधानों को केवल तभी संशोधित किया जा सकता है यदि संसद के उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्य संशोधन को पारित करें, जो दूसरे सदस्य संख्या का साधारण बहुमत होना चाहिए और जिसको कम से कम आधे राज्यों की स्वीकृति प्रदान होनी चाहिए। दूसरा आता है हमारा संविधान की सर्वोच्चता। किसी भी संघीय ढांचे के संविधान केंद्र संघीय इकाइयों के लिए बराबर रूप से सर्वोच्च होना चाहिए। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है तथा केंद्र अथवा राज्यों द्वारा पारित कानून संविधान सम्मत होने चाहिए। इसके अनुसार भारत का संविधान भी सर्वोच्च है और न केंद्र ने ही राज्यों के हाथ की कठपुतली है। यदि किसी कारणवश राज्य का कोई अंग संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो न्यायालय संविधान की गरिमा को हर साल में बनाए रखने के लिए सुनिश्चित करते हैं। अगला आता है शक्तियों का विभाजन। किसी भी संघ की शक्तियों को स्पष्ट विभाजन होना चाहिए ताकि इकाइयों को और केंद्र में अपने क्षेत्र में रहकर कानून बना और लागू कर सकें। कोई भी अपनी सीमा का उल्लंघन कर दूसरे के कार्यक्षेत्र का अतिक्रमण न कर सके, यदि अनिवार्यता हमारे संविधान में प्रत्यक्ष है। 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूचियां हैं: संघीय सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची कहा गया जाता है। संघीय सूची में 97 विषय हैं, जिनमें से रक्षा, विदेश मामले, डाक, तार, मुद्रा इत्यादि महत्वपूर्ण हैं। राज्य सूची में 66 विषय हैं, जिसमें जेल, पुलिस, न्याय, प्रशासन, जन स्वास्थ्य, कृषि इत्यादि शामिल हैं। संवर्धित सूची में 37 विषय शामिल हैं, जिसमें से आपराधिक कानून, विवाह, तलाक, दिवालिया, व्यापार संघ, बिजली, अर्थव्यवस्था, सामाजिक नियोजन और शिक्षा इत्यादि शामिल किए गए हैं। संघीय राज्य सरकार को संघीय सूचना के विषयों पर कानून की विधायक शक्ति है। राज्य सरकारों को राज्य सूची में विषयों को कानून बनाने का पूरा अधिकार होता है। केंद्र और राज्य दोनों संबंधित सूची में शामिल विषयों पर कानून बना सकते हैं, जैसे कि शिक्षा, स्टैंप ड्यूटी, दवाएं और विषैले पदार्थ, अखबार इत्यादि। केंद्र और राज्य के बीच टकराव की स्थिति में केंद्र द्वारा बनाया गया कानून राज्य कानून के ऊपर मान्य होगा। तीनों सूचियों में शामिल न किए गए विषयों अर्थात अविष्ट विषय शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार संघीय सरकार के पास होता है। दोस्तों अगला आता है हमारा न्यायपालिका एवं स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय प्रावधान। किसी भी संघ के लिए अनिवार्य है कि उसकी न्यायपालिका स्वतंत्र तथा वहाँ संघीय विवादों के निपटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की आज्ञा हो। वह संविधान के संरक्षक होनी चाहिए। यदि कोई कानून संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसे कानूनों को असंवैधानिक करार देकर रद्द कर सकता है। न्यायपालिका की निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए मुख्य न्यायाधीश अथवा अन्य न्यायाधीश को कार्यपालिका द्वारा अपदस्थ नहीं किया जा सकता और न ही संसद द्वारा उसके वेतन कम किए जा सकते हैं। द्विसदनीय विधायिका। संघीय व्यवस्था के लिए द्विसदनीय विधायिका को आवश्यक समझा जाता है। उच्च सदन राज्यों की परिषद में राज्य को प्रतिनिधित्व दिया जाता है, जबकि लोकसभा में लोगों द्वारा निर्वाचित सदस्य लोगों की प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को राज्य विधानसभाएं निर्वाचित करती हैं, लेकिन संयुक्त राज्य की सीनेट की तरह यहाँ सबके एक समान प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। भारत में 28 राज्यों का प्रतिनिधित्व एक समान नहीं होता है। आगे आता है हमारा एकात्मक संविधान की विशेषताएं। इन विशेषताओं को देखते हुए हम कह सकते हैं कि संघीय व्यवस्था है। भारतीय संविधान के निर्माताओं का यह भी दृष्टिकोण था, लेकिन विचारकों का मत है कि भारतीय संघ वास्तव में एक सच्चा संघ नहीं है, क्योंकि इसमें एकात्मक विशेषताएं हैं। इसलिए कहा जाता है कि संविधान का ढांचा एकात्मक है, परंतु इसकी आत्मा एकात्मक है। अब हम भारतीय संघ की एकात्मक विशेषताओं का परीक्षण करेंगे। पहले आती है हमारी सख्त केंद्र।
शक्तियों के विभाजन में यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि राज्य सरकार की शक्ति सीमित और प्रणीय है। इसके विपरीत संघीय सरकार को कुछ परिस्थितियों में राज्य सरकारों की तुलना में अधिक शक्तियाँ प्राप्त हैं तथा इसका अविष्ट विश्व पर भी नियंत्रण है। संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान। साधारणतः एक संघात्मक ढांचे के लिए अंतर्गत राज्यों को अपने अलग अलग संविधान होते हैं। संयुक्त राज्य में ऐसा है। इसके विपरीत भारतीय संघ के में केवल एक ही संविधान और राज्यों के लिए कोई अलग संविधान नहीं है। एकीकृत न्याय प्रणाली। संयुक्त राज्यों में अपनी स्वतंत्र न्याय व्यवस्था होती है जिसका संघीय न्यायपालिका से कोई संबंध नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया में लगभग यही प्रणाली है, लेकिन भारत में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ एकल एकीकृत न्याय प्रणाली का निर्माण करते हैं, जिनके शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है। दीवानी और फौजदारी कानूनों को वर्गीकरण किया जाता है और वे पूरे देश में लागू होते हैं। अखिल भारतीय सेवाएं। दोस्तों, अखिल भारतीय सेवाएं भारतीय संविधान में प्रशासनिक व्यवस्था की समरूपता सुनिश्चित करने के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिससे संघात्मक सिद्धांतों के साथ समझौता किए बिना न्यूनतम संयुक्त प्रशासनिक मापदंड बनाए रखे जा सकें। राष्ट्रपति और राज्यपाल की नियुक्ति। दोस्तों, राज्य के अध्यक्ष राज्यपाल का निर्वाचन अमेरिकी राज्य के गवर्नर की भांति नहीं होता। भारत में उनको राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। वे राष्ट्रपति के पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। राष्ट्रपति उसको कुछ अवसरों पर एक से अधिक राज्यों का कार्यभार देखने के लिए कह सकता है। इससे संघीय सरकार राज्य शासन पर नियंत्रण रख सकती है। इसी के साथ नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।